नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में हमने मोनोसेकेराइड कंप्लीट कर लिया था, जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज दो पड़े थे, है ना। डाइसेकेराइड कंप्लीट कर लिया ना, यानी ओलिगोसेकेराइड, है ना। मोनो के बाद ओलिगो था, ओलिगो में डाइसेकेराइड के अंदर हमने एक तो सुक्रोज पढ़ लिया, लैक्टोज, माल्टोज, है ना, तीनों ही पढ़ लिए थे कंप्लीट। अब आज चलेगा हमारा पॉलीसेकेराइड। क्या चलेगा बच्चों? पॉलीसेकेराइड। ये लीजिए पॉलीसेकेराइड, है ना। और पॉलीसेकेराइड, है ना, ये एसरकरा होते हैं, स्वादहीन होते हैं ना, जल में एवले होते हैं ना। और यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर सबसे ज्यादा, है ना, पॉलीसेकेराइड ही मिलते हैं ना। मोनो, ओलिगो और, है ना, पॉली में से पॉलीसेकेराइड, है ना। अब देखिए आप आगे इसमें से हमको पढ़ना है पॉलीसेकेराइड के अंदर एक तो स्टार्च, एक सेल्यूलोज और एक पढ़ना है ग्लाइकोजन। ठीक है ना, वन बाई वन करके पढ़ते हैं, पढ़ना इनको। देखिए ये प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में से पॉलीसेकेराइड। कौन पाया जाता है बच्चों? पॉलीसेकेराइड। ये मुख्यतः भोजन संग्रहण, ठीक है ना, यानी फूड स्टोरेज का काम करते हैं ना, भोजन संग्रहण। वह संरचना निर्माण का कार्य करते हैं ना, वह संरचना निर्माण का कार्य करते हैं ना, वह संरचना निर्माण का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं ना। और देखो ये स्वादहीन वगैरह, ये तो है ना, अपन ने पढ़ लिया था, ये स्वादहीन होते हैं, जल में एवले होते हैं ना, यानी ये एसरकरा कहलाते थे, है ना। अरे स्वाद में मीठे नहीं थे, है ना, तो ये स्वादहीन व जल में एवले होते हैं ना, एवले होते हैं। ये स्वादहीन होते हैं और जल में कैसे होते हैं? एवले। उदाहरण देखें तो देखिए इनके उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, गोंद, है ना, एटसेट्रा। अपन को तीन ही पढ़ने इसमें से, है ना, अपन को तीन ही पढ़ने, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। अब इसमें से पहला चलेगा अपना स्टार्च। क्या चलेगा? स्टार्च। ये लीजिए स्टार्च। ठीक है ना। देखिए स्टार्च जो है ना, स्टार्च यह
कार्बोहाइड्रेट का अब देखिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा समझने का नहीं है ना, ये तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं, आपको ना ध्यान रखनी है ना नॉलेज के लिए ना, बाकी यहां से कोई सवाल नहीं पूछ रहा आपसे, है ना, ठीक है ना। हाँ ऐसा पूछ ले भाई, प्रकृति में सबसे ज्यादा ना पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है ना, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, है ना, सभी तो पॉलीसैकेराइड है ना। ऐसे कोई छोटे मोटे सवाल पूछ लिया ना, वैसे पूछे नहीं है आज तक, है ना। तो यह कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, ये मुख्य स्रोत है, ना, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत तथा पौधों में, है ना, ये किसमें पाया जाता है, पौधों में, पौधों में संग्रहित पॉलीसैकेराइड है ना, ये पौधों के अंदर मिलता है ना, स्टार्च, है ना, भोजन का मुख्य स्रोत है ना, ये कह दो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत। यह मनुष्यों के आहार का यानी भोजन का ना मुख्य स्रोत है। हाँ जी, एक बार थोड़ा सा ना, एक सेकंड, है ना, एक सेकंड, एक सेकंड, है ना। हाँ जी, देखिए तो ये मनुष्यों के आहार का क्या है, मुख्य स्रोत है ना, भोजन का मुख्य स्रोत है ना, और शरीर को क्या करता है, ऊर्जा की पूर्ति करता है ना। भाई ऊर्जादायी पदार्थ तो है ये, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ना, तो और क्या करता है, मुख्य स्रोत है तथा शरीर को ऊर्जा की पूर्ति करता है ना, ऊर्जा की पूर्ति करता है ना। ये लीजिए, एक इसके मुख्य स्रोत अगर लिखना चाहें आप ना, कि भाई स्टार्च का मुख्य स्रोत क्या है, यानी किस किस में स्टार्च होता है ना। देखिए मुख्य स्रोत क्या क्या है, सुनिए, जैसे गेहूं है ना, मक्का है, चावल है ना, ये जो लिख लूं, गेहूं, मक्का, जौ, चावल है, आलू है, कंद, मूल, व कुछ सब्जियां ना, कुछ सब्जियों में भी ये स्टार्च पाया जाता है ना। ये लो एटसेट्रा ना, ये क्या है, स्टार्च के मुख्य स्रोत। अब देखो स्टार्च के दो भाग होते हैं ना, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन ना। वैसे एमाइलोज को अल्फा एमाइलोज कह सकते हैं, एमाइलोपेक्टिन को बीटा एमाइलोज कह सकते हैं ना। तो एनसीईआरटी में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन लिख रखा है ना, तो आप तो ऐसे लिख लो ना। तो स्टार्च के कितने भाग हैं, दो। स्टार्च के कितने भाग हैं, एक, इसको लिख दूं मैं, देखो ये भी कम कर, ये लाइन, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का
बहुलक होता है ना, किसका बच्चों? अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है ना। ये लो, अब देखिए स्टार्च के दो भाग होते हैं ना, स्टार्च के कितने भाग हैं? दो। कौन कौन से हैं? देखिए स्टार्च के दो भाग हैं ना, कितने भाग हैं बच्चों? दो। देखिए दो भाग कौन कौन से हैं? एक है एमाइलोज, है ना, एमाइलोज बोल दो या एमाइलोस एक ही बात है ना, ओ एस सी को ओस बोलो या ओज, है ना। और एक है एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, एक एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। देखिए एमाइलोज है ना, यह स्टार्च का 15 से 20% है ना भाग बनाता है, भाग बनाता है। यह स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है ना, और यह स्टार्च का 80 से 85% भाग बनाता है ना, 80 से 85% भाग बनाता है। वो कितना बना रहा है? 15 से 20, ये 80 से 85% भाग बनाता है ना। यह जल में घुलनशील होता है ना, जल में कैसा है बच्चों? घुलनशील। कौन? एमाइलोज। और ये जल में अघुलनशील होता है ना, यह जल में अघुलनशील होता है ना, अघुलनशील होता है। ये लो, अगला देखो, ये जल में घुलनशील है, ये कैसा है? जल में अघुलनशील। ये रेखीय श्रृंखला वाला बहुलक है ना, यह रेखीय, यानी इसकी है ना संरचना रेखीय होती है ना, यह रेखीय श्रृंखला वाला रेखीय श्रृंखला वाला बहुलक होता है। यह शाखित श्रृंखला वाला बहुलक होता है। ठीक है ना। इसमें मोनोसैकेराइड जो इकाइयां होती हैं उनके बीच में है ना क्या होता है, या अल्फा डी ग्लूकोज की जो है ना, अरे इकाइयां हैं मोनोसैकेराइड इकाई अल्फा डी ग्लूकोज ही थे यहाँ, है ना, इसको याद रखें है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, पूछ ले है ना। स्टार्च किसका बहुलक है? तो अल्फा डी ग्लूकोज का। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयों के बीच में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध मिलता है ना, तो मैं शॉर्ट में लिख दूं ना, है ना, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध। और हमको पता है ग्लाइकोसाइडिक बंध मोनोसैकेराइड इकाइयों के बीच ही मिलता है ना, ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है ना, और है ना यहां 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है ना, ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है ना।
बंध पाया जाता है ना, 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है ना। तो ये 4 अंतर याद रखें ना, आपसे पूछ ले स्टार्च के कितने भाग हैं, है ना। तो एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, है ना, एयरवे दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो एयरवे दोनों। या ऐसे पूछ ले एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में अंतर लिखिए, तो आपको ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में अंतर लिखना आना चाहिए ना, ठीक है। तो ये स्टार्च के बारे में मैंने सारी बातें लिख दी है ना। अब मुझे बस स्टार्च की संरचना बनानी है ना, एमाइलोज की अलग और एमाइलोपेक्टिन की अलग। यहाँ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध मिलेगा, यहाँ 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध मिलेगा। ये साकेत श्रृंखला वाला बहुलक है ना, ये रेखीय श्रृंखला वाला बहुलक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ जी, कर लिया आपने नोट डाउन। देखिए सुनिए, हाँ जी देखिए, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की संरचना देखिए। पहले तो अपन को अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है ना, तो आपको पहले तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आनी चाहिए ना। देखो अल्फा का मतलब तो क्या है, अल्फा का मतलब क्या है बच्चों, एक सेकेंड, हाँ जी एक सेकंड, एक सेकंड है ना। हाँ जी देखिए, हाँ जी बच्चों
देखिए पहले तो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा का मतलब है OH है ना, अरे एनोमेरिक कार्बन पर OH कैसा हो, राइट में है ना, H लेफ्ट में हो ना, तो वो अल्फा डी ग्लूकोज है ना। और अगर OH कैसा हो, लेफ्ट में है ना, और H कैसा हो, राइट में एनोमेरिक कार्बन पर, तो वो बीटा ग्लूकोज है ना। तो पहले तो अपन को ग्लूकोज बनाने हैं ना। देखो मैं ऐसे बना देता हूं, देखिए ग्लूकोज ऐसा ही है, ऐसी 6 सदस्यीय वलय संरचना होती है ना, ये लीजिए। तो मैं ऐसी 2-3 वलय संरचना बना लेता हूं ना, ये लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां मैं ग्रुप सेट करता हूं ना, यहां पे मैं ग्रुप सेट करता हूं बच्चों ना, देखना ये लीजिए। देखो यहां पे है ना अल्फा है, अल्फा का मतलब OH कैसा हो, राइट में है ना, तो H लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाला ग्रुप ऊपर, राइट वाला ग्रुप नीचे। सेकंड कार्बन पर हमको पता है ना, अरे H तो कैसा है, लेफ्ट में, OH कैसा है, राइट में, तो लेफ्ट वाला ग्रुप ऊपर है और राइट वाला ग्रुप नीचे। और तीसरे कार्बन पर उल्टा है ना, OH लेफ्ट में है ना, तो ऊपर, H नीचे, और यहां H OH, ये H और ये आपका CH2OH, ये लीजिए। ये तो क्या हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज, बस एक बनाना है और तो बाकी रिपीट ही करने हैं ऐसे कैसे सेम। ये लो, ये लो, और तो ऐसे कैसे मुझे रिपीट करने हैं, बस आपको तो एक ही तो बनाना है, ये CH2 और ये OH, ये लो। ठीक है ना, ये अल्फा डी ग्लूकोज है ना। अब देखिए अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयों के बीच क्या होगा, देखो पहले मैं नंबरिंग कर दूं, ये 1 2, ये 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। अब देखिए 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध कैसे मिलेगा, इसका 4 इसका 1, ठीक है ना। एक ग्लूकोज इकाई का तो 4, दूसरे का 1, ऐसे इसका 4 इसका 1, ऐसे 4 1, ऐसे इसके आगे इधर आएगा तो उसका 4 इसका 1। तो इस तरीके से है ना, ये क्या करेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाएंगे ना। तो देखिए मैं यहां से क्या करूं, इधर से OH और इधर से OH, H2O बाहर, और दोनों के बीच ऑक्सीजन आ जाएगा, OH OH बाहर, और क्या होगा देखो, अरे यही होगा कि बच्चों देखो, अरे यहां पे क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा, ये लो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बन गया, ये ना, ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बन गया। अब ऐसे देखो इधर कोई दूसरा आएगा ना, अरे बहुलक का मतलब क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़ जाए ना, बहुत सारी मोनोसेक्राइड इकाइयां जुड़े आपस में ना, किसके द्वारा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। तो एक रेखीय श्रृंखला वाला बहुलक बनेगा ना, अरे आपस में जुड़ते जाएंगे एक है ना सीधी रेखा के रूप में, वो रेखीय श्रृंखला वाला बहुलक हो गया, उसका नाम क्या है, एमाइलोज। तो ऐसे देखो मैं इधर बना सकता हूं ना, कैसे, तो कोई इकाई इधर आके जुड़ेगी तो इसका H उसका OH चला जाएगा, ये लो। ऐसे ही कोई इधर आके जुड़ेगा तो उसका OH इसका H चला जाएगा, ये लो। और इसको मैं ऐसे दिखा दूं, देखो ना, ऐसे इसको ऐसे फ्री कर दूं मैं ना, कि ऐसे बहुत सारी इकाइयां आके है ना जुड़ती जा रही हैं, और ऐसे इधर भी आके जुड़ती जा रही हैं, और एक रेखीय श्रृंखला वाला क्या बन रहा है, बहुलक, और उस बहुलक का नाम ही क्या है, एमाइलोज। तो ये क्या है बच्चों, अरे ये एमाइलोज ही है, ये लो एमाइलोज, ये लो। तो आपसे एमाइलोज की संरचना पूछ लिया ना, ये क्या है, अरे ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध है ना, कौन सा बंध है ये वाला है ना, और चाहो तो देखो, अरे ये वाला भी है ना, ये लो, ये दोनों क्या है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, ये लो। अगला देखिए, अब मुझे क्या बनाना है, एमाइलोपेक्टिन। तो देखो एमाइलोपेक्टिन में क्या होगा, सुनिए,
सेम ऐसा कैसा है ना, 1,4 तो मिलेगा ही मिलेगा ग्लाइकोसाइडिक बंध। देखिए इसको मैं ऐसा बना दूं, हाँ जी, ये लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो ना, 2 ले लो, चलो ना। देखो इसमें क्या होगा बच्चों, H ओ H, बस उस ऊपर के जैसे ही बनाना मुझे, है ना, H ओ H, ओ H H H ओ H, और इधर क्या है आपका H, और ये CH2OH, है ना। ऐसे देखो यहाँ H OH H OH OH H, ये H और ये OH, और इधर क्या है आपका H और ये CH2OH, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तो ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध मिल रहा है ना इनके बीच में, ये लो H OH OH 1,4 के बीच, है ना, ये लो, हो गया। अब ऐसे देखो, ऐसी है ना, बहुत सारी इकाइयां जुड़ेंगी, एक रेखीय श्रृंखला वाला गोलक बन जाएगा ना, ऐसे ही फिर बहुत सारी इकाइयां जुड़े, यहाँ दूसरा रेखीय श्रृंखला वाला गोलक बन जाएगा ना। एक तरीके से एक रस्सी ये, दूसरी रस्सी ये, रेखीय श्रृंखला वाले 2 गोलक हो गए ना। अब उनके बीच में क्या हो जाए, अरे बीच बीच में है ना आप बॉन्ड और बना दो ना, बीच में रस्सियां और लगा दो, तो वो क्या हो जाएगी, अरे शाखाएं बन जाएंगी ना। क्या बन जाएंगी बच्चों, शाखाएं। तो ये ऐसे बनाना है आपको। देखो दूसरा मैं ऐसे बना दूं, देखो दूसरा देखिए आप, इसको मैं ऐसा बना दूं, ये लीजिए, ये लीजिए, वही अपन को ग्रुप सेट करने हैं ना पहले की तरह, वही H OH, बस उसके जैसा ऊपर के जैसा ही है ना, H OH OH H, और ये H, ये OH H, और ये CH2OH, ये लो देखिए H OH H OH, देखिए थोड़ा सा ना है तो सही है ना, पर थोड़ा सा टेढ़ा बन जाएगा ना। इसको मैं एक बार इरेज करता हूं ना, थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूं बच्चों ना। हाँ चलो इसमें बना देते हैं ना, ये लो ऐसे बना देते हैं ना। देखिए कैसे, इसको कर देता हूं मैं ना, अरे CH2OH है नहीं, ये लो, हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा आपके CH2, और इस OH को मैं ऐसे दिखा दूं, देखो ना OH, ये लो, ठीक है ना। एक इसके आगे बना दूं मैं ऐसे, ये लीजिए H OH H OH OH H H OH, ये H और ये CH2OH, ये लो, ठीक है ना। इनके बीच में क्या बन रहा है, ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बन रहा है ना, ऐसे, ये लीजिए, ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बना देता हूं मैं, ये लीजिए, ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध हो गया ना। और वही ऐसे है ना कि बहुत सारी इकाइयां जुड़ रही हैं, वही ऊपर वाले की तरह में है ना, इधर भी इसको फ्री कर दूं, इस बॉन्ड को, है ना, और इधर भी मैं क्या कर दूं, इस बॉन्ड को अरे फ्री कर दूं, ऐसे देखो ऊपर वाले की तरह ना, ये लीजिए, ये फ्री हो गया ना। ऐसे इधर भी देखो, इसको मैं फ्री कर दूं, ये लो, इसका मतलब क्या हुआ, तो फ्री ऐसे यहां भी फ्री हो जाएगा ना। तो ऐसे क्या हो रहा है कि बहुत सारी इकाइयां जुड़ती जा रही हैं ऐसे, इसमें ना 3 है, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 है ना, उधर भी इधर भी जुड़ती जा रही है, और जितना बड़ा हमको बहुलक बनाना है उतना बड़ा बन जाएगा ना। तो ये भी एक रेखीय श्रृंखला वाला बहुलक बन रहा है ना, और इधर एक ये रेखीय श्रृंखला वाला बहुलक बन रहा है। तो देखिए यहाँ तो कौन सी बॉन्डिंग मिल रही है, ये वाली बॉन्डिंग तो देखो कौन सी है, अरे ये तो इसका 4 और इसका क्या है 1, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे देखो यहां भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6,
ठीक है ना। तो देखो ये 1,4 वाली है, ये कौन सी बॉन्डिंग है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, कौन सा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध। और ये भी कौन सा है, अरे ये भी 1,4 ही है ना, ये वाला भी कौन सा है बच्चों, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध, ठीक है ना। अब देखिए, अरे ये पहला इसका भाई एक रेखीय श्रृंखला ऐसे है और दूसरी रेखीय श्रृंखला ऐसे, अब इनके बीच बीच में क्या हो जाए, बॉन्डिंग बन जाए है। कैसे देखो, अरे इसका तो पहला और इसका छठा, देखो OH OH, यहां से क्या हो, जल का अणु निकल जाए ना, तो यहां से क्या होगा, अरे ये बॉन्डिंग हो जाएगी बच्चों, ये वाली बॉन्डिंग देखो, ये वाली, अरे ये वाली कैसी, ये वाली बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे है ना समझाने के लिए ऐसा लिख दूं, देखो ना, अरे इसको तिरछा करके लिख दूं थोड़ा सा ना, इसको कैसा लिख दूं बच्चों में, अरे ऐसे तिरछा कर दूंगा ना, तो ये H तो जुड़ा हुआ है ये पहले से, ये O और इसके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी ना, ठीक है ना। और ये कौन सी बॉन्डिंग है, अरे इसका तो ये पहला था और इसका छठा था ना, तो ये कौन सी बॉन्डिंग हुई, अरे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध है। अरे ये कौन सा बंध है बच्चों, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध है। और ये संरचना किसकी है, अरे ये संरचना है बच्चों एमाइलोपेक्टिन की। अरे किसकी संरचना है ये, एमाइलोपेक्टिन की संरचना है ये। अरे किसकी संरचना है ये, एमाइलोपेक्टिन की संरचना है ये ना, किसकी, एमाइलोपेक्टिन। यानी यहाँ 1,4 और 1,6 दोनों ही ग्लाइकोसाइडिक बंध मिलेगा, जबकि इधर केवल 1,6 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टार्च कंप्लीट होता है ना, स्टार्च हमारा कंप्लीट होता है बच्चों ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर आगे लेते हैं अपन क्या, अरे सेल्यूलोज लेते हैं ना। यहां देखो मैं है ना, इसकी थोड़ा सा मैं हिंदी तो लिखी दूं सेल्यूलोज की, ये लो, ये लो सेल्यूलोज, है ना। तो सेल्यूलोज जो है ना, ये केवल पौधों में पाया जाता भी है ना, और पौधों की कोशिका भित्ति का क्या है, अरे मुख्य घटक है ना, क्या, सेल्यूलोज। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है ना, तो क्या कहेंगे, यह केवल पौधों में पाया जाता है ना, तथा पौधों की कोशिका भित्ति का पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है ना, मुख्य घटक है ना। एक इसका अणुसूत्र भी क्या है, अणुसूत्र वही C6H10O5 का हॉल है ना। इसका अणुसूत्र क्या है, C6H10O5 का हॉल एन होता है ना। इसका अणुसूत्र ये होता है ना। एक ये बीटा डी ग्लूकोज का क्या है, रेखीय बहुलक होता है ना। यह बीटा डी ग्लूकोज का, स्टार्च तो किसका था, अल्फा डी ग्लूकोज का, ये बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज का ना बीटा डी
ग्लूकोज का रेखीय बहुलक होता है, जिसमें इकाइयों के मध्य वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है, ना। एक ये रुई में सबसे ज्यादा मिलता है ना, ये लो, ये तो आपके नॉलेज के लिए है ना। रुई में सर्वाधिक है ना, 95% तक है ना पाया जाता है ना। ये लीजिए, इसमें मैंने है ना सब कुछ लिख दिया इसके बारे में ना। अब देखिए कुछ नहीं है, अरे यहां क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बीटा का मतलब OH बाई तरफ, OH ऊपर H नीचे, ऐसे है ना, OH ऊपर H नीचे है ना, तो बॉन्डिंग ऐसे हो जाएगी, तिरछी वाली हो जाएगी यहां बस, है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे इसकी स्ट्रक्चर वगैरह बनाता हूं ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना, फिर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए सुनिए, वैसे तो मैंने इसको इरेज कर दिया, इसी में हो जाता ना, पर चलिए दोबारा से बना देता हूं, है ना। ये छोटी मोटी बातें याद रखें, है ना, ज्यादा नहीं तो एक तो इसको याद रखें आप, है ना, इसको याद रखें ना। ऐसे पूछ ले सेलुलोज क्या है ना, तो बीटा डी ग्लूकोज का रेखीय बहुलक है ना। पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है ना, यानी पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है ना। अणुसूत्र वही स्टार्च के जैसा ही है। हाँ जी, देखिए अब मैं बीटा डी ग्लूकोज बनाता हूं ना, वही पहले की तरह है ना। ये लो, ग्लूकोज में तो वही आपको पाइरेनोस संरचना बनानी है ऐसी, है ना। उसके बाद आपको ग्रुप सेट करने हैं बस। ये लीजिए, सिंपल सा काम है ना। ये लीजिए, अब आप ग्रुप सेट कर लो बस। ये लीजिए, देखो है ना, OH बाई तरफ तो बीटा, तो इसका मतलब OH बाई तरफ तो ऊपर आएगा। ये लो, H H OH, तीसरे कार्बन पर H OH उल्टे होते हैं ना, तो OH H, इधर वही H OH, और ये आपका H, और ये CH2OH। ये लो, ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया बस। अब तो ये उसके जैसे ही बनाने हैं अपन को। ये लो, आगे तो कुछ करना ही नहीं है आपको। ये लीजिए,
ये CH2OH, ठीक है ना। इधर वही OH H H OH OH H H OH, ये H और ये CH2OH, ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया ना। अब देखिए ये कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये लीजिए। अब क्या हो गया, देखो यहां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध मिलेगा, इसका मतलब इसका 1 इसका 4, इसका 1 इसका 4 है ना, ये 1 ये 4। देखिए यहां पे ग्लाइकोसाइडिक बंध बना दो बस साहब। क्या होगा देखो, OH OH ऐसे निकलेंगे, तो इधर का OH इधर का OH, ऐसे इधर का OH और इधर का OH, तो बॉन्डिंग कैसे होगी देखो आप। अरे बॉन्डिंग कैसे होगी बच्चों, ऐसे होगी देखो, ये OH है ना, यानी इन दोनों के बीच से निकला है, ये लो, ऐसे ही इधर बॉन्डिंग हो जाएगी आपकी, ये लो। और क्या होगा आपकी बार, क्या होगा, अरे इधर आके जुड़ सकता है दूसरा, इसका 1 उसका 4, तो इधर से निकल जाएगा H उसका OH, ऐसे देखो यहां से इसका 4 और इधर आएगा उसका 1, तो यहां से भी क्या हो जाएगा ये, अरे ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी ना, ये लो ऐसे, ये लो। और इस पूरे का हॉल एन कर दो चाहो तो, है ना, इस पूरे को बंद कर दो, हॉल एन यानी बहुत सारी इकाइयां जुड़ रही है। तो ये क्या है, अरे ये सेल्यूलोज है ना, ये लो सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज की संरचना है ना। और ये कौन सी है ये, अरे 1,4 है ना, ग्लाइकोसाइडिक बंध है ना, ये लो साइडिक बॉन्ड बोल दो या लिंकेज, लिंकेज का मतलब बंध है ना, वही। ये कौन सी है, इसका 1 इसका 4, तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है ना। अब अगला देखिए, एक बच रहा है ग्लाइकोजन, इसको मैं इधर लिख देता हूं, जिससे अपना पॉलीसैकेराइड खत्म हो जाएगा ना। अपना पॉलीसैकेराइड क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म। देखिए ग्लाइकोजन जो है ना, ग्लाइकोजन ये जंतुओं में मिलता है ना, ये किस में मिलता है बच्चों, अरे जंतुओं में मिलता है ना, है ना, यानी जंतुओं के शरीर में कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में बच्चों, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है ना। जंतुओं में जो है ना कार्बोहाइड्रेट है वो किसके रूप में संग्रहित रहता है, अरे ग्लाइकोजन के रूप में, जबकि पौधों में स्टार्च के रूप में रहता है ना। किसके रूप में रहता है बच्चों, स्टार्च के रूप में ना। है ना, इसकी जो संरचना है ना, इसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन के समान होती है ना, एमाइलोपेक्टिन के समान होती है। और एमाइलोपेक्टिन तो कैसा था, अरे साखी श्रृंखला वाला वो लगता है ना, जिसमें 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध मिल रहे थे ना। 1,4 से तो रेखीय हो रहा था और बीच में 1,6 से शाखाएं बन रही थी ना, साखी श्रृंखला वाला भोलक हो गया था ना। तो एमाइलोपेक्टिन के समान है। और एमाइलोपेक्टिन क्या है, अरे स्टार्च का एक भाग है, इसलिए इस ग्लाइकोजन को क्या बोल देते हैं, प्राणी स्टार्च या जंतु स्टार्च भी कहते हैं ना, इसलिए इसको। अतः से क्यों स्टार्च के समान है नहीं, अतः से प्राणी या फिर जंतु है ना, स्टार्च भी कहते हैं।
तो आपसे पूछ लिया ना कि प्राणी स्टार्च किसको कहते हैं, जंतु स्टार्च किसको कहते हैं, तो ग्लाइकोजन को ना, ये है ना जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है ना, मतलब जंतुओं में स्टोर होने वाला कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे देखिए अगला, यह यकृत यानी लीवर, मांसपेशियों व मस्तिष्क में पाया जाता है ना, ब्रेन में, मस्तिष्क में पाया जाता है। ये लो, आगे देखिए, है ना, जब शरीर को है ना, अरे जंतुओं में संग्रहित क्या है, स्टोर होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। जब जंतुओं को ना, अरे किसकी जरूरत हो, ग्लूकोज की जरूरत हो ना, तो फिर ये ग्लाइकोजन किस में चेंज हो जाता है, एंजाइमों के द्वारा ग्लूकोज में चेंज हो जाता है ना। तो क्या लिख सकते हैं अपन अगला पॉइंट, जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है ना, किसकी, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं ना। ये लीजिए, है ना, एक ग्लाइकोजन जो है ना, यीस्ट व कवक है ना, यीस्ट का मतलब खमीर, व कवक में भी मिलता है ना, मिलता है। यीस्ट व कवक में भी मिलता है ना। ये लीजिए, इस तरीके से अपना ये पॉलीसेकेराइड खत्म होता है बच्चों ना। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च पढ़ लिया अपन ने, ग्लाइकोजन पढ़ लिया और एक सेलुलोज पढ़ लिया ना, यानी कार्बोहाइड्रेट हमारा खत्म हो गया बिल्कुल है ना। अरे कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या हो गया बच्चों, खत्म। ठीक है, चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं ना, कल अपन प्रोटीन स्टार्ट करते हैं ना। प्रोटीन की क्लास को थोड़ा लेंथी ले सकते हैं ना, या फिर 2 क्लास छोटी बना लेंगे ना। फिर एंजाइम है, 1 क्लास एंजाइम में हो जाएगी, है ना। फिर ऐसे ही एक न्यूक्लिक एसिड में हो जाएगी, एक है ना विटामिन वगैरह हैं, एक छोटा मोटा और है ना, तो 5-6 क्लास तो भी लगेंगी इसमें ना। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक बच्चों ना। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी है ना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे है ना। हाँ, अपने 496 सब्सक्राइबर हो गए हैं ना, 496 है ना वॉच आवर्स तो है ना। हाँ, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं ना। हाँ, 700 की समथिंग होने वाले हैं ना वॉच आवर्स, 700 घंटे। ठीक है ना, आज की क्लास यहीं तक। चलिए, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को है ना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें है ना। ठीक है।